नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 का ज्योग्राफी का हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इस बार आप लोगों को सेमेस्टर 5 में ज्योग्राफी में क्या-क्या पढ़ना है, तो पेपर 9, 10 और 11 तो एक ही वीडियो में हम लोग पेपर 9, 10, 11 सभी को कवर करेंगे। तो वीडियो को एक बार आप लोगों को ज़रूर से देखना है, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर प्रश्न कहाँ से एग्ज़ाम में आएँगे और क्या-क्या पढ़ना है, सारा इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी मेजर का सारा कंप्लीट आंसर। देखिए सेमेस्टर 5 में आप लोगों को 3 पेपर पढ़ना है। आप लोगों को पता होगा क्या-क्या पढ़ना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मेजर 9, मेजर 10 और मेजर 11। मेजर 9 में हाइड्रोलॉजी एंड सोयल स्टडीज पढ़ना है। जल चक्र और मृदा क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। ज्योग्राफी ऑफ झारखंड मेजर पेपर 10 में पढ़ना है। मेजर पेपर 11 में पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है? तो यही सब तीनों पेपर आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। सबसे पहले हम लोग पेपर 9 देखते हैं। यहाँ पर जो भी बताएँगे इन लोगों को देखते जाइएगा। जैसे पेपर 9 में क्या पढ़ना है, हाइड्रोलॉजी एंड सोयल स्टडीज़। हाइड्रोलॉजी मतलब जल चक्र और सोयल स्टडीज मतलब मृदा का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, उसको पढ़ना है। सिलेबस यहाँ देख लीजिए आप लोग पेपर 9 का। जैसे पहला जो यूनिट है इसमें हाइड्रोलॉजी चक्र पढ़ना है, मतलब जल चक्र पढ़ना है। दूसरा में वाटर बैलेंस मतलब जल संतुलन क्या होता है। नेक्स्ट है आपका रिवर बेसिन, जैसे नदी घाटी क्या होता है। और अगला है सोयल रिसोर्सेज मतलब जो संसाधन होता है, मतलब मिट्टी संसाधन, मृदा संसाधन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं पेपर 9 को देखते हैं। पेपर 9 में यूनिट 1 में आप लोगों को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ना है, जल चक्र पढ़ना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, जल चक्र से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न घटकों का विस्तृत विवेचना कीजिए। तो चलते हम लोग समझते हैं जल चक्र को। यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है इनको आप लोग अपने से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कवर हो रहा है, आपको अपने से भी समझना पड़ेगा। जैसे जल चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पृथ्वी पर जल के सतत परिसंचरण की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जल वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल के बीच निरंतर घूमता रहता है। यह चक्र पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से जल का नवीकरणीय और वितरण होता है। जल चक्र एक बंद प्रणाली है, जिसमें जल की कुल मात्रा लगभग स्थिर रहती है, परंतु उसका रूप और स्थान निरंतर बदलते रहता है। आगे देखते हैं। जल चक्र की शुरुआत सामान्यतः वाष्पीकरण से होती है। सूर्य की ऊर्जा के प्रभाव से महासागरों, नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों से जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। इसके साथ साथ पौधों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया भी वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ाती है। आगे देखते हैं। इसके बाद वायुमंडल में जल वाष्प का संघनन होकर के बादलों का निर्माण होता है, जिसे संघनन कहा जाता है। जब बादल भारी हो जाते हैं तो जल वर्षण के रूप में वर्षा, हिमपात या ओलावृष्टि के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। नेक्स्ट देखो। वर्षा का एक भाग सीधे भूमि पर गिरता है, जबकि कुछ भाग वनस्पति द्वारा सोख लिया जाता है, जिसे इंटरसेप्शन कहा जाता है। भूमि पर पहुंचा जल दो मार्गों से होकर के आगे बढ़ता है। एक भाग मिट्टी में जमा हो जाता है, जिसे अवशोषण या अंतःस्रवण कहा जाता है, और दूसरा भाग सतह पर बह करके नदियों में पहुंचता है, जिसे अपवाह कहा जाता है। नदियों द्वारा जब कभी पानी पहुंचता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपवाह कहते हैं। आगे देखिए। आगे है अंतःस्रवण द्वारा मिट्टी में पहुंचा जल धीरे धीरे भूमिगत जल भंडार में एकत्रित हो जाता है, जिसे भूजल कहा जाता है। यह भूजल कुओं, झरनों और नदियों के माध्यम से पुनः सतह पर आ सकता है। आगे है। इस प्रकार से जल चक्र एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो जल संसाधनों के संतुलन को बनाए रखती है। जल चक्र में किसी भी घटक में असंतुलन होने से बाढ़, सूखा और जल संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अतः जल चक्र की समझ जल संसाधन प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो जल चक्र की मतलब बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है यदि जल चक्र नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, हाइड्रोलॉजी सिस्टम्स अप्रोच की व्याख्या कीजिए तथा जल चक्र पर मानवीय प्रभावों का वर्णन कीजिए। जल चक्र पर मानवीय प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं उसको बताना है। हाइड्रोलॉजी क्या होता है, हाइड्रोलॉजी सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखते जाइएगा आप लोग, जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। हाइड्रोलॉजी सिस्टम्स अप्रोच एक आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसके अंतर्गत जल चक्र को एक संपूर्ण प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण में जल चक्र के विभिन्न घटकों जैसे वर्षा, वाष्पीकरण, अपवाह, अंतःस्रवण, भूमि जल को आपस में जुड़े हुए तत्वों के रूप में समझा जाता है। प्रत्येक घटक एक दूसरे को प्रभावित करता है और पूरे तंत्र का व्यवहार इन घटकों के सामूहिक प्रभाव से निर्धारित होता है।
नेक्स्ट है सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत जल प्रणाली को इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। वर्षा प्रणाली का प्रमुख इनपुट है, जबकि वाष्पीकरण अपवाह भूजल प्रवाह आउटपुट के रूप में कार्य करते हैं। इस दृष्टिकोण से जल संतुलन, बाढ़, सूखा और जल संसाधन प्रबंधन को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, मानवीय गतिविधियों ने जल चक्र को गहराई से प्रभावित किया है। वनों की कटाई के कारण इंटरसेप्शन और अंतःस्रवण में कमी आई है, जिससे सतही अपवाह बढ़ गया है और बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। शहरीकरण के कारण कंक्रीट की सतहें बढ़ी है। आगे है, जिससे वर्षा की जल भूमि में सामने के बजाय सीधे नालों और नदियों में बह जाता है। वर्षा का जल क्या होता है, नालों और नदियों में बह जाता है। आगे है, औद्योगिकरण और कृषि गतिविधियों के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है, जिससे जल स्तर में गिरावट आई है। सिंचाई परियोजना, बांधों और नहरों ने नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बदल दिया है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हुआ है। आगे है, जलवायु परिवर्तन भी जल चक्र को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मानवीय कारक है। तापमान में वृद्धि के कारण वाष्पीकरण बढ़ रहा है, जिससे वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन हो रही है। कहीं अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ रही है, तो कहीं लंबे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार सिस्टम अप्रोच हाइड्रोलॉजी को समग्र रूप से समझने में सहायक है और मानवीय प्रभावों को नियंत्रण करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, वर्षण, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अंतःस्रवण एवं अपवाह का जल चक्र में क्या महत्व है, इसको बताएं। चलते हम लोग समझते हैं वर्षण, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अंतःस्रवण एवं अपवाह का जल चक्र में क्या महत्व है, इसको अच्छी तरह से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। आगे दिया हुआ आपका जल चक्र के विभिन्न घटक एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं। आगे देखिए फिर से, जल चक्र के विभिन्न घटक एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक का अपना अपना विशिष्ट महत्व है। वर्षण जल चक्र का एक प्रमुख स्रोत है, जिसके माध्यम से वायुमंडल से जल पृथ्वी पर वापस आता है। वर्षण के बिना नदियां, झीलें, भूजल और वनस्पति सभी प्रभावित हो सकती है। यदि वर्षण नहीं होगा तो नदियां, भूमि जल, वनस्पति ये सभी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। आगे आपका है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल सूर्य की ऊर्जा से वाष्प में बदल करके वायुमंडल में चला जाता है। यह प्रक्रिया जल चक्र को गतिशील बनाए रखती है और ताप संतुलन में भी योगदान देती है। इसके साथ साथ पौधे द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ाता है और जलवायु को प्रभावित करता है। आगे देखिए, आगे है अंतःस्रवण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जल, आगे यहाँ फिर से देख लो आप लोग, अंतःस्रवण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वर्षा का जल मिट्टी में समा जाता है। यह भूजल के पुनः भ्रमण का प्रमुख साधन है। अच्छी अंतःस्रवण क्षमता वाली भूमि बाढ़ की संभावनाओं को कम कर सकती है और जल संसाधनों को संतुलित बनाए रख सकती है। आगे देखिए, अपवाह। अपवाह क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। आगे है, अपवाह वह जल है जो भूमि की सतह पर बहकर नदियों और झीलों में पहुंचता है। अपवाह नदियों के प्रवाह को बनाए रखता है, किंतु अत्यधिक अपवाह बाढ़ का कारण बन सकता है। आगे है, इन सभी प्रक्रियाओं का संतुलन जल चक्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है। यदि किसी एक घटक में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए तो जल संकट, सूखा या बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अतः जल चक्र के प्रत्येक घटक का महत्वपूर्ण एवं समान रूप महत्व है। फिर से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः जल चक्र के प्रत्येक घटक का महत्व समान रूप से अत्यधिक है। मतलब जल चक्र के जितने भी घटक हैं, जैसे वाष्पोत्सर्जन, वर्षण, वाष्पीकरण, ये सभी क्या है, जल चक्र के महत्वपूर्ण घटक हैं और समान महत्व है इसका। आगे आप लोग देखिए, नेक्स्ट अब सेकेंड यूनिट से प्रश्न आपका बनेगा वाटर बैलेंस, मतलब जो जल संतुलन होता है, ठीक है, कैसे होता है, इन सभी को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग जल संतुलन से आप क्या समझते हैं, वाटर बैलेंस से आप क्या समझते हैं, इसके घटकों तथा महत्व का विस्तृत विवेचना कीजिए। एकदम पक्का एग्जाम में सभी प्रश्न यही इसी टाइप के रहेंगे, तो सभी को आप लोगों को पढ़ते जाना है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, जल संतुलन किसी क्षेत्र, नदी, बेसिन या संपूर्ण पृथ्वी प्रणाली में जल के आगमन, निर्गमन और भंडारण के बीच संबंध को दर्शाता है। यह अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी प्राकृतिक प्रणाली में जल का संरक्षण होता है।
अर्थात जल ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, बल्कि केवल एक रूप या स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित होता है। आगे लिखा हुआ है, जल संतुलन का मूल समीकरण यह है कि किसी क्षेत्र में प्राप्त जल जो वर्षा होती है उस क्षेत्र से निकलने वाली जल वाष्पीकरण अपवाह भंडारण में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। वर्षा का जल संतुलन प्रमुख इनपुट है। इसके विपरीत वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन और अपवाह आउटपुट के रूप में कार्य करते हैं। भूजल, झीलें, नदियाँ और मिट्टी नमी जल भंडार के प्रमुख घटक हैं। फिर से देख लो आप लोग, जल, झीलें, भूजल, झीलें, नदियाँ और मिट्टी नमी, ये सभी क्या है, जल भंडार के प्रमुख घटक है। आगे लिखा हुआ है, जल संतुलन का महत्व जल संसाधन प्रबंधन में अत्यंत अधिक है। इसके माध्यम से यह समझा जा सकता है कि किसी क्षेत्र में जल की उपलब्धता कितनी है, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए जल योजना बनाते हैं समय जल संतुलन की जानकारी आवश्यक है। यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, फिर से आप लोग देखिए, जल का संतुलन का महत्व जल संसाधन प्रबंधन में अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से यह समझा जा सकता है कि किसी क्षेत्र में जल की उपलब्धता कितनी है, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। कृषि, उद्योग, घरेलू उपयोग के लिए जल योजना बनाते समय जल संतुलन की जानकारी आवश्यक है। आगे देखिए, आगे है, जल संतुलन की अवधारणा बाढ़ और सूखे की समझ में भी सहायक है। जब इनपुट अत्यधिक बढ़ जाता है तो आउटपुट भंडारण की क्षमता कम हो जाती है, तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके विपरीत लंबे समय तक इनपुट कम रहने पर सूखे की स्थिति बनी रहती है। आगे है, इस प्रकार जल संतुलन न केवल जल उपलब्धता का आकलन करता है बल्कि सतत जल प्रबंधन की नींव भी प्रदान करता है। आगे दिया हुआ है, बाढ़ एवं सूखा क्या है, इसके कारणों एवं जल संतुलन के इनके संबंध की व्याख्या कीजिए। फिर से क्वेश्चन आप लोग देखो, बाढ़ एवं सूखा क्या है, इनके कारणों एवं जल संतुलन के इनके बीच में क्या संबंध है, इसको बताना है। तो चलते हम लोग देखते हैं आगे। बाढ़ और सूखा जल चक्र जल संतुलन में असंतुलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हैं। फिर से आप लोग यहाँ पर देखो, बाढ़ और सूखा जल चक्र, फिर से देखिए आप लोग यहाँ पर, बाढ़ और सूखा जल चक्र तथा जल असंतुलन में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, बाढ़ एवं सूखा क्या है, इसके कारणों एवं जल संतुलन से इनके संबंध की व्याख्या कीजिए। मतलब बाढ़ और सूखा क्या है और जो जल संतुलन है इसके बीच में क्या संबंध है उसको बताना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर गड़बड़ा रहते हैं। अभी आप लोग फिर से देख लीजिए आंसर को। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, बाढ़ और सूखा जल चक्र तथा जल संतुलन में असंतुलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली एक प्राकृतिक आपदा है। मतलब जो जल संतुलन है और जो जल चक्र है इसमें जब असंतुलन उत्पन्न होता है तो बाढ़ और सूखा आती है। ठीक है, आगे है, बाढ़ उस स्थिति को कहते हैं जब किसी क्षेत्र में जल की मात्रा उसकी धारण क्षमता से अधिक हो जाती है, जबकि सूखा हुआ स्थिति होती है जब लंबे समय तक जल की कमी बनी रहती है। आगे देखिए आप लोग, बाढ़ का मुख्य कारण अत्यधिक वर्षा है जिससे नदियाँ और जल निकायों में जल स्तर बढ़ जाता है। वनों की कटाई, शहरीकरण और नदी मार्गों में अवरोध बाढ़ की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। जल संतुलन की दृष्टि से बाढ़ तब आती है जब इनपुट, आउटपुट और भंडारण क्षमता में अत्यधिक हो जाता है। मतलब जो वर्षा है, वर्षा की मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। आगे आपका है, सूखा इसकी विपरीत स्थिति है। यह तब उत्पन्न होती है जब लंबे समय तक वर्षा सामान्य से कम होती है। इसके कारण कृषि, पेयजल और उद्योग सभी प्रभावित होते हैं। जल संतुलन में सूखा उस स्थिति को दर्शाता है जब इनपुट बहुत कम हो जाता है और आउटपुट अधिक रहता है। आगे है, मानवीय गतिविधियां भी बाढ़ और सूखे को प्रभावित कर सकती है। बांधों का निर्माण, जल का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन इन आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से बाढ़ और सूखा जल संतुलन के असंतुलन का परिणाम है और इनसे निपटने के लिए वैज्ञानिक जल प्रबंधन आवश्यक है। आगे देखिए, आगे है समेकित जल संसाधन और प्रबंधन। मतलब जल संसाधन का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है इसको बताना है। इसकी अवधारणा क्या है, महत्व क्या है, इसको देखते हैं हम लोग।
समेकित जल संसाधन प्रबंधन एक आधुनिक दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत जल संसाधनों का प्रबंधन समग्र समन्वित तरीके से किया जाता है। इसका उद्देश्य जल, भूमि और संबंधित संसाधनों का ऐसा विकास और प्रबंधन करना आवश्यक है जिससे आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण अधिकतम हो और पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहे। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है EWRM की अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि जल सीमित संसाधन है और इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों, कृषि, घरेलू उद्योग, पर्यावरण, इन सभी के बीच में संतुलन बनाकर किया जाना चाहिए। आगे है, इसमें नदी बेसिन को एक इकाई के रूप में मान करके योजना बनाई जा सकती है। समेकित जल संसाधन प्रबंधन का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि परंपरागत जल प्रबंधन में विभिन्न विभाग अलग अलग कार्य करते हैं जिससे संसाधनों का दुरुपयोग होता है। IWRM विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाकर बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है। आगे है, यह दृष्टिकोण बाढ़ नियंत्रण, सूखा प्रबंधन, जल प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके माध्यम से जल संसाधनों का दीर्घकालिक संरक्षण संभव हो पाता है। इस प्रकार IWRM जल संकट से निपटने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक प्रभावी उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा संवेदनशीलता, जोखिम, लचीलापन एवं सततता का जल संसाधन प्रबंधन में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो इसको देखते जाइए आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, जल संसाधन प्रबंधन में संवेदनशीलता, जोखिम, लचीलापन और सततता की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। संवेदनशीलता से तात्पर्य यह है कि कोई क्षेत्र जल संकट या आपदा के प्रति कितना प्रभावित हो सकता है। शुष्क क्षेत्र या अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र अधिक संवेदनशील होते हैं। आगे दिया हुआ है, जोखिम उस संभावना को दर्शाता है कि कोई जल संबंधी आपदा कितनी बार और कितनी तीव्रता से घटित हो सकती है। जोखिम का सही आकलन आपदा प्रबंधन में सहायक होता है। आगे देखिए, आगे है लचीलापन। लचीलापन किसी प्रणाली की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह आपदा के बाद शीघ्र पुनः सामान्य स्थिति में लौट सके। जल संरचनाओं और सामाजिक तंत्र का लचीलापन आपदाओं के प्रभाव को कम करता है। आगे है सततता। सततता का अर्थ है वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों का संरक्षण। यह समेकित जल प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। इन सभी अवधारणाओं का संयुक्त उपयोग जल संसाधन प्रबंधन को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और दीर्घकालिक बनाता है। अब थर्ड यूनिट से आपका प्रश्न बनेगा मतलब रिवर बेसिन क्या था, नदी घाटी क्या था, उसको देखना है। यहाँ देखिए आप लोग, नदी बेसिन से आप क्या समझते हैं, इसके घटकों, विशेषताओं एवं महत्व का विस्तृत रूप से विवेचना कीजिए। इसको देखते हैं हम लोग। नदी बेसिन क्या होता है, रिवर बेसिन क्या होता है। नदी बेसिन वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां किसी मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रभावित समस्त जल एक ही जल निकास प्रणाली में एकत्र होता है। इसे जलग्रहण क्षेत्र भी कहा जाता है। वर्षा या हिमपात के रूप में जल अंततः इसी बेसिन के माध्यम से मुख्य नदी में प्रवाहित होकर के समुद्र, झील या अन्य किसी जल निकाय में पहुंचता है। आगे है, नदी बेसिन के प्रमुख घटकों में मुख्य नदी, सहायक नदियां, जल विभाजक, भूजल प्रणाली, मिट्टी, वनस्पति तथा मानव बस्तियां शामिल होती है। जल विभाजक वह उच्च भूभाग होता है जो दो नदी बेसिनों को अलग करता है। बेसिन की संरचना उसके भू आकृतिक, जलवायु, भूवैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करता है। आगे देखिए, आगे है, नदी बेसिन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक प्राकृतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। बेसिन के भीतर जल चक्र की सभी प्रक्रियाएं वर्षा, अपवाह, अंतःस्रवण और भूजल प्रवाह आपस में जुड़ी होती है। किसी एक भाग से किया गया मानवीय हस्तक्षेप पूरे बेसिन को प्रभावित कर सकता है। आगे देखो, आगे है, नदी बेसिन का महत्व जल संसाधन प्रबंधन में अत्यंत आवश्यक है। समेकित जल संसाधन प्रबंधन में नदी बेसिन को योजना की मूल इकाई माना जाता है। इससे जल उपयोग, बाढ़ नियंत्रण, सूखा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को समेकित समन्वित रूप से मतलब इसमें किया जा सकता है। पर्यावरण का जो संरक्षण है समन्वित रूप से किया जा सकता है। आगे है, कृषि, उद्योग, पेयजल आपूर्ति और ऊर्जा उत्पादन सभी नदी बेसिन पर निर्भर करते हैं। यदि नदी बेसिन का असंतुलन दोहन किया जाए तो जल संकट,
भूमि क्षरण और पारिस्थितिक क्षति जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए नदी बेसिन का वैज्ञानिक एवं सतत प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, भारत में नदी जल विवाद के कारणों एवं प्रभावों का विश्लेषण करें। भारत में कौन कौन से नदी विवाद हो रहे हैं, इसके क्या कारण हो सकते थे और इसका क्या विश्लेषण निकला जा सकता है, इसको बताना है। देखते जाइए भारत में कौन कौन से नदी विवाद है। जैसे भारत में नदी जल विवाद एक गंभीर और जटिल समस्या है जिसका संबंध जल की सीमित उपलब्धता, बढ़ती जनसंख्या, क्षेत्रीय असमानताओं से है। भारत की अधिकांश नदियां अंतर्राज्यीय हैं जिसके कारण उनके जल के बंटवारे को लेकर के विभिन्न राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए, नदी जल विवादों का प्रमुख कारण जल की बढ़ती मांग है। कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए जल की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है जबकि जल संसाधन सीमित है। इसके अतिरिक्त मानसून की अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन ने भी इस समस्या को गंभीर बना दिया है। आगे आप लोग यहाँ पर देख लो, जलवायु परिवर्तन ने समस्या को गंभीर बना दिया है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक, आगे देखो आप लोग फिर से, एक अन्य महत्वपूर्ण कारक राज्य के बीच असमान भौगोलिक स्थिति है। ऊपरी प्रवाह वाले राज्य अधिक बांध और नहरें बना करके जल का उपयोग कर लेते हैं जिससे निचले प्रवाह वाले राज्यों को कम जल प्राप्त होता है। इससे राजनीतिक और सामाजिक तनाव भी उत्पन्न होता है। आगे है, नदी जल विवादों के प्रभाव को व्यापक होते हैं। नदी जो जल विवाद होते हैं ये व्यापक होते हैं। इससे राज्यों के बीच टकराव बढ़ता है, विकास परियोजनाएं प्रभावित होती है और कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार ये विवाद लंबे समय तक न्यायालयों में चलते रहते हैं जिससे समस्या का समाधान विलंब हो सकता है। आगे है, नदी जल विवाद न केवल आर्थिक समस्या है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समस्या भी है। इसका समाधान सहयोग, वैज्ञानिक जल प्रबंधन और न्याय संगत नीति के माध्यम से संभव है। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नदी जोड़ परियोजना की अवधारणा, उद्देश्य एवं संभावित प्रभावों की विवेचना करें। क्या होता है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, क्या होता है इसको आप लोग समझिए। नदी जोड़ परियोजना क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग समझते जाते हैं। नदी जोड़ परियोजना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक महत्वाकांक्षी जल प्रबंधन योजना है जिसके अंतर्गत जल अधिशेष नदियों को जल अभावग्रस्त नदियों से नहरों और बांधों के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में जल की असमान उपलब्धता को संतुलित करना है। आगे है, इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों में बाढ़ नियंत्रण, सूखा प्रभावित क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और जल विद्युत उत्पादन शामिल है। इसके माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की योजना बनाई गई है। हालांकि नदी जोड़ परियोजना के कुछ संभावित लाभ हैं लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां और नकारात्मक प्रभाव भी जुड़े हुए हैं। बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, वनों की कटाई और पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन इसके प्रमुख पर्यावरण प्रभाव हैं। इसके अतिरिक्त विस्थापन और सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। आगे है, नदी जोड़ परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कितनी वैज्ञानिक योजना, पर्यावरण मूल्यांकन और सामाजिक सहभागिता के साथ लागू किया जा सकता है। बिना समुचित अध्ययन के यह परियोजना दीर्घकालिक समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए नदी जोड़ परियोजना को लाभ हानि दोनों दृष्टियों से संतुलित रूप में समझना आवश्यक होता है। आगे देखिए आप लोग, फोर्थ क्वेश्चन आपका बनेगा, गंगा दामोदर स्वर्णरेखा नदी जोड़ परियोजना का जो केस है इसके रूप में मतलब अध्ययन करना है। मतलब आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, गंगा, दामोदर, स्वर्णरेखा नदी और इन सभी की परियोजनाओं में क्या क्या परियोजना है इनको पढ़ना है। तो चलते हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं गंगा को। यहाँ लिखा हुआ गंगा फरक्का दामोदर स्वर्णरेखा नदी जोड़ परियोजना भारत में प्रस्तावित नदी जोड़ परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के जल अधिशेष क्षेत्र जल को दामोदर और स्वर्णरेखा नदी बेसिनों तक पहुंचाता है ताकि पश्चिम बंगाल, झारखंड के जल अभावग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई, औद्योगिक जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर, आगे आपका लिखा हुआ है, फरक्का बैराज का निर्माण गंगा नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने और कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता बनाए रखने के लिए किया गया था। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत फरक्का से जल को नहरों के माध्यम से दामोदर और आगे स्वर्णरेखा नदी बेसिन में स्थानांतरित करने की अवधारणा विकसित की गई। आप लोग देखते जाइएगा।
आगे यहाँ पर है, इस परियोजना के संभावित लाभों में बाढ़ नियंत्रण, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई विस्तार, जल विद्युत उत्पादन और औद्योगिक विकास शामिल है। इससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। आगे है, हालांकि इस परियोजना से जुड़े पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे भी महत्वपूर्ण है। नदी के प्राकृतिक प्रवाह में परिवर्तन, डेल्टा क्षेत्र भी मतलब प्रवाह, मछली पालन, स्थानीय आजीविका पर असर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आगे है, इस केस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नदी जोड़ परियोजना को लागू करने से पहले व्यापक पर्यावरण और सामाजिक प्रवाह मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है। अब हम लोग 4th यूनिट से देखते हैं प्रश्न, सोयल रिसोर्सेज से देखते हैं हम लोग कि मतलब मृदा संसाधन क्या होता है। इससे प्रश्न आपका बनेगा। जैसे पहला प्रश्न हमारा है, मृदा संसाधन की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकार, वितरण एवं विशेषताओं का विवेचना करें। कि मृदा अपर्दन संसाधन क्या होता है, मतलब मृदा संसाधन क्या होता है, इसकी वितरण क्या है, विशेषता क्या है, सबको बताना आपको। चलते हम लोग देखते हैं। मृदा संसाधन पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली वह ऊपरी परत है जो चट्टानों के अवक्षय, जैविक क्रियाओं और जलवायु के प्रभाव से निर्मित होता है तथा पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। मृदा न केवल कृषि का आधार है, बल्कि यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए मृदा को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। मतलब जो भूमि की ऊपरी परत होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मृदा कहते हैं। मृदा से ही कृषि होती है, इसी में हम लोगों का जीवन यापन चलता है, सारा चीज़ हम लोग मृदा से ही होता है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ है, मृदा का निर्माण भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। इसमें खनिज, कण, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु का संतुलित मिश्रण होता है। मृदा की गुणवत्ता उसकी रंग, बनावट, संरचना और उर्वरकता से निर्धारित होती है। भारत में मृदा के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। पहला, जलोढ़ मृदा नदी, घाटियों और डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है, जो अत्यंत उपजाऊ होती है। आगे दिया हुआ काली मृदा दक्कन पठार में पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है लाल मृदा प्रायद्वीपीय भारत में व्यापक रूप से पाई जाती है। इसमें लौह तत्व की अधिकता होती है। लेटराइट मृदा, अब देखिए आप लोग, लेटराइट मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जबकि मरुस्थलीय मृदा शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय मृदा भी होती है, जो हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहीं पर आप लोगों को गलत थोड़ा सा लगेगा, इसके ऊपर आप लोग नज़रअंदाज करिएगा। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है मृदा का वितरण जलवायु, स्थलाकृति, वनस्पति और भूमि। फिर से देखिए आप लोग, यहाँ पर आगे दिया हुआ है मृदा का वितरण जलवायु, स्थलाकृति, वनस्पति और मूल चट्टानों पर निर्भर करता है। प्रत्येक मृदा प्रकार की अपनी विशेषताएं, उपयोगिता होती है। मृदा संसाधन का उचित उपयोग और संरक्षण कृषि उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में आवश्यक होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग, मृदा संसाधनों का उपयोग क्या है एवं उसके समक्ष कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर, मृदा संसाधनों का उपयोग मानव सभ्यता के विकास के आधार रहा है। कृषि, वानिकी, पशुपालन, निर्माण कार्य और औद्योगिक गतिविधियां सभी मृदा पर निर्भर रहती है या निर्भर करती है। कृषि के क्षेत्रों में मृदा का उपयोग फसलों के उत्पादन के लिए किया जाता है, जो मानवीय जीवन के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट देखो आप लोग, मृदा का उपयोग वनों के विकास संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वनस्पति मृदा की उर्वरता बनाए रखने और अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा का उपयोग ईंट, टाइल, सिरेमिक और अन्य निर्माण सामग्रियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण मतलब इसका उपयोग किया जाता है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, हालांकि मृदा संसाधनों के अत्यधिक और अनिश्चित उपयोग से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मृदा अपरदन सबसे गंभीर समस्या है, जो जल और पवन के प्रभाव से होती है। इससे उपजाऊ ऊपरी परत नष्ट हो सकती है। मृदा क्षरण, लवणता, क्षारीयता और जल भराव भी प्रमुख समस्याएं हैं, जो कृषि की उत्पादकता को कम करती है। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, औद्योगिकरण, शहरीकरण और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। आगे देखिए, इससे मृदा की जैविक गुणवत्ता प्रभावित होती है और दीर्घकालिक नुकसान होता है। इस प्रकार मृदा संसाधनों के उपयोग के साथ साथ उनकी जुड़ी समस्याओं का समाधान भी अत्यंत आवश्यक है। एक और क्वेश्चन आपका बनेगा, मृदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? मृदा संरक्षण के इसके कौन कौन से उपाय हैं? मृदा संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हैं, बताएं। तो चलते हम लोग समझते हैं मृदा प्रबंधन क्या होता है।
मृदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मृदा का वैज्ञानिक और सतत उपयोग किया जाता है ताकि उसकी उर्वरता, संरचना और उत्पादकता बनी रहे। मृदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य मृदा संसाधनों को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए सुरक्षित रखना है। आगे आप लोग यहाँ पर देखते जाइए जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, मृदा संरक्षण के प्रमुख उपायों में समुच्चय खेती, टेरेसिंग फसल, बहुचक्रीय फसलें, वनोरोपण और घास का आवरण शामिल है। समुच्चय खेती ढलान वाले क्षेत्रों में जल अपरदन को कम करती है। टेरेसिंग पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा को बहने से रोकती है। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ दिया हुआ है, फसल चक्र अपनाने से मृदा की पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। जैविक खाद और हरी खाद का उपयोग मृदा की जो गुणवत्ता होती है इसको बढ़ाता है। रासायनिक उर्वरकों का संतुलन उपयोग भी आवश्यक है जिससे मतलब मृदा बना रहे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, मृदा प्रबंधन में जल प्रबंधन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। उचित सिंचाई और जल निकास व्यवस्था से जल भराव और लवणता की समस्या भी रोका जा सकता है। इस प्रकार से प्रभावी मृदा प्रबंधन और संरक्षण उपाय कृषि उत्पादन बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसको देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, मृदा संसाधनों की सततता का महत्व स्पष्ट कीजिए। मृदा जो संसाधन होता है इसका सतत उपयोग कैसे होता है, इसका क्या महत्व है, इसको देखना है। मृदा संसाधनों की सततता का अर्थ है मृदा का ऐसा उपयोग करना जिससे वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी हो और भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता बनी रहे। मृदा एक सतत और धीरे धीरे बनने वाला संसाधन है, इसलिए इसकी सततता अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब जिस प्रकार से सतत विकास होता है, वर्तमान में ऐसा विकास आपको करना है जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, मतलब वर्तमान की विकास की गति बना रहे और भविष्य के लिए भी संसाधन बचा रहे। उसी प्रकार से यहाँ पर मृदा का उपयोग करना है जिससे क्या हो, मृदा आगे भी बना रहे। आगे देखिए, आपको यहाँ पर देखा होगा, यहाँ देखिए आप लोग, यदि मृदा संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जाए तो उसकी उर्वरता नष्ट हो जाती है और कृषि उत्पादन घट जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हो सकता है। सतत मृदा प्रबंधन से पर्यावरण संतुलन बना रहता है और पारिस्थितिक तंत्र सुरक्षित रहता है। आगे देखिए, आगे है सतत मृदा संसाधन प्रबंधन जल संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक होता है। मृदा कार्बन भंडार का एक माध्यम है जिससे ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस प्रकार से मृदा संसाधनों की सततता मानव सभ्यता के दीर्घकालिक अस्तित्व और विकास के लिए अनिवार्य है। तो यह था आपका पेपर 9। इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप लोगों को ऐप में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ करके सुना दिया है क्योंकि एक साथ 3 पेपर को बनाना आसान नहीं है। पढ़ने में भी यहाँ पर बहुत गलती हो गया है कहीं कहीं, तो इसको आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग पेपर 10 की ओर चलते हैं। पेपर 10 में क्या पढ़ना है आप लोगों को, जियोग्राफी ऑफ झारखंड पढ़ना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड से रिलेटेड प्रश्न रहेगा कि झारखंड का भूगोल क्या है, यही सभी प्रश्न रहेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी ऑफ झारखंड को। देखिए इसमें आप लोगों को 4 यूनिट पढ़ना है जियोग्राफी ऑफ झारखंड में। पहला इंट्रोडक्शन पढ़ना है, नेक्स्ट रिसोर्सेज कौन कौन से संसाधन होते हैं, इंडस्ट्री क्या है, उद्योग क्या है, साथ ही पॉपुलेशन क्या है। यहाँ पर दिया हुआ सिलेबस, इसको पढ़ लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यह जियोग्राफी पेपर 10 का आपका सिलेबस दिया हुआ है जियोग्राफी ऑफ झारखंड का। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो भी प्रश्न दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट में आपका दिया हुआ है इंट्रोडक्शन जियोग्राफी ऑफ झारखंड, मतलब झारखंड में क्या इसकी भौगोलिक परिचय उसको पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा, झारखंड की भौतिक संरचना एवं स्थलाकृति का विस्तृत वर्णन कीजिए। झारखंड की भौतिक संरचना क्या है, इसकी स्थलाकृति क्या है, इसका वर्णन करना है। तो देखते जाइए आप लोग, इसको अपने से भी आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। झारखंड राज्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी भौतिक संरचना इसे एक विशिष्ट भौगोलिक संरचना प्रदान करती है। झारखंड का अधिकांश भाग छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है जो प्राचीन भूगर्भीय संरचना वाला क्षेत्र है। यह पठार कठोर, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से निर्मित है जिसके कारण यहाँ की स्थलाकृति उच्च नीच वाली और असमान है। आगे दिया हुआ है, झारखंड की स्थलाकृति मुख्यतः पठारी प्रकृति की है जिसमें पहाड़ी, पठार, घाटियां और नदी घाटियां शामिल है। राज्य की औसत ऊंचाइयां लगभग 300 से 600 मीटर के बीच है। कुछ क्षेत्रों में यह ऊंचाई 900 मीटर तक पहुंच जाती है। नेतरहाट, पारसनाथ पहाड़ी और रजरप्पा जैसे क्षेत्र झारखंड की प्रमुख ऊंचाई में गिने जाते हैं। आगे है पारसनाथ पहाड़ी, राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, झारखंड की भौतिक संरचना को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, ऊपरी पठारी क्षेत्र, मध्य पठारी क्षेत्र और तीसरा है
निचला पठारी क्षेत्र। आगे देखिए यहाँ पर ऊपरी पठारी क्षेत्र में कठोर चट्टानें और ऊंची पहाड़ियां पाई जाती है। मध्य पठारी क्षेत्र अपेक्षाकृत समतल होता है और कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। निचला पठारी क्षेत्र नदी घाटियों और मैदानी भागों मतलब से मतलब युक्त होता है। मैदानी भाग यहाँ पर युक्त होता है, नदी घाटियों से युक्त होता है। आगे देखिए झारखंड की स्थलाकृति का राज्य की जलवायु, मृदा, वनस्पति और आर्थिक गतिविधियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ओबड़ खाबड़ भू आकृति के कारण यहाँ सिंचाई सुविधाओं का विकास सीमित रहा है, लेकिन खनिज संसाधनों की प्रचुरता ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार झारखंड की भौतिक संरचना और स्थलाकृति न केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाती है, बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पर आप अगला दिया हुआ झारखंड की जल निकास प्रणाली। झारखंड की जल निकास प्रणाली क्या है, इसको बताना है आपको। डिस्क्राइब द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ झारखंड। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ झारखंड क्या होता है, जल निकास प्रणाली क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर झारखंड की जल निकास प्रणाली उसकी स्थलाकृति और भूगर्भीय संरचना को घनिष्ठ रूप से जुड़ती है। फिर से आप लोग देखो, झारखंड की जल निकास प्रणाली उसकी स्थलाकृति और भूगर्भीय संरचना से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। राज्य का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण यहाँ नदियाँ अपेक्षाकृत तेज ढाल पर बहती है और कई स्थानों पर जलप्रपातों का निर्माण करती है। झारखंड की नदियाँ मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। आगे देखिए, झारखंड की प्रमुख नदियों में दामोदर, स्वर्णरेखा, प्राकर, कोयल, मयूराक्षी और अजय शामिल है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, जिसे पहले शोक की नदी कहा जाता था। मतलब बंगाल की शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। आगे देखिए, क्योंकि यह बाढ़ के लिए को विख्यात थी, अब दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बांधों के निर्माण से बाढ़ नियंत्रण पाया गया है, मतलब बाढ़ पर नियंत्रण हो गया है। आगे देखिए यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकल करके झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी औद्योगिक और सिंचाई की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, कोयल नदी है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। कोयल नदी उत्तर और दक्षिण कोयल के रूप में बहती है और अंततः सोन नदी में मिल जाती है। जो कोयल नदी है किसमें, उत्तर और दक्षिण कोयल नदी के रूप में बहती है और सोन नदी में मिलती है, मतलब सोन नदी की सहायक नदी है। झारखंड में जल निकास प्रतिरूप मुख्यतः डेंड्राइट प्रकार का है, जो कठोर और समरूप चट्टानों वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में रेडियल और टेरिलिस प्रतिरूप भी देखने को मिलता है। राज्य की नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। मानसून के समय में इसमें जल की मात्रा अधिक होती है। शुष्क ऋतु में जल प्रवाह कम हो जाता है। इस कारण जल संरक्षण और नदी प्रबंधन झारखंड के लिए अत्यंत आवश्यक है। आगे आप लोग देखिए, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है। इस प्रकार झारखंड की जल निकास प्रणाली न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि कृषि, उद्योग और मानव जीवन के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, झारखंड की मृदा के प्रकारों का वितरण एवं विशेषताओं का वर्णन करें। झारखंड में मृदा के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, उसको बताना है। तो चलते हैं हम लोग इसको देख लेते हैं। झारखंड की मृदा का निर्माण उसकी जलवायु, स्थलाकृति और मूल चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। राज्य के पठारी प्रकृति के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, जो कृषि उत्पादन और भूमि उपयोग को प्रभावित करती है। आगे देखिए, झारखंड में प्रमुख रूप से लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मृदा और कुछ क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। लाल मृदा राज्य के अधिकांश भागों में फैली हुई है। इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। यह मृदा पोषक तत्वों में अपेक्षाकृत कम समृद्ध होती है, इसलिए इसमें उर्वरक की आवश्यकता होती है। मतलब जो लाल मिट्टी होता है, लेटराइट मतलब लाल मिट्टी में क्या होता है, लौह तत्व ज़्यादा होता है, यहाँ पर ज़्यादा उपज नहीं होता है। मतलब इसमें आप लोगों को उपज करने के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, उर्वरक चाहिए। आगे है, लेटराइट मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। यह मृदा कठोर होती है और इसमें जैविक तत्वों की कमी होती है। जलोढ़ मृदा मुख्यतः नदी घाटियों में पाई जाती है। यह अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, झारखंड की मृदा अपरदन की समस्या से भी ग्रस्त है। मतलब जो झारखंड है, मृदा समस्या भी यहाँ देखने को मिलती है। ढलान वाले क्षेत्रों में जल अपरदन के कारण उपजाऊ ऊपरी परत बह जाती है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। आगे देखिए, इस प्रकार झारखंड की मृदा विविध प्रकार की है और इसके संरक्षण एवं उचित प्रबंधन की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा झारखंड की वन संसाधन एवं उसके आर्थिक महत्व क्या है बताएं। झारखंड में वन का आर्थिक महत्व क्या है इसको बताएं। चलते हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर झारखंड राज्य वन संसाधनों की दृष्टि से भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। राज्य का लगभग 1/3 क्षेत्र वन आच्छादित है। यहाँ मुख्यतः उष्णकटिबंधीय, शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। साल झारखंड का प्रमुख वृक्ष है जो वनों का बड़ा हिस्सा घेरता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। वन संसाधन झारखंड की अर्थव्यवस्था और जनजातीय जीवन का आधार है। वनों से लकड़ी, ईंधन, लघु वनोपज जैसे महुआ, तेंदुपत्ता, लाख, गोंद और औषधीय पौधे भी प्राप्त होते हैं। ये उत्पाद स्थानीय लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत होता है। वन संसाधन का पर्यावरण महत्व भी अत्यंत आवश्यक है। ये मृदा अपरदन को रोकते हैं, जल संरक्षण में भी सहायक होते हैं। मतलब वन क्या करता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है जैव विविधता को बनाए रखने में इसकी जो अतिरिक्त तो वन होते हैं जलवायु संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए जो वन बोल रहा है ये जैव विविधता को बनाए रखते हैं, साथ ही साथ जो वन होता है जलवायु संतुलन में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आगे देखिए, आगे है हालांकि औद्योगिकरण, खनन और जनसंख्या वृद्धि के कारण झारखंड के वनों पर दबाव बढ़ा है। वनों की कटाई से पर्यावरण समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। इसलिए वन संरक्षण, सामाजिक वानिकी और सतत वन प्रबंधन झारखंड के आर्थिक और पर्यावरण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आगे देखते हैं हम लोग। यूनिट 2 से आपको अब प्रश्न बनेगा, झारखंड में कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, सिंचाई के प्रकार एवं उसके वितरण की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको क्या पढ़ना है, वो रिसोर्सेज पढ़ना है, कौन कौन से झारखंड में संसाधन है। तो हम लोग देखते जाते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर, झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। अद्वितीय राज्य की स्थलाकृति और जलवायु कृषि के विकास में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है। झारखंड मुख्यतः पठारी राज्य है जहाँ भूमि उबड़ खाबड़ तथा मृदा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। इसके बावजूद राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यहाँ कृषि प्राय निर्वाह स्तर की है और मानसून पर क्या है, अत्यधिक निर्भर होती है। मतलब झारखंड में कृषि प्रमुख रूप से की जाती है, भले यहाँ पर वर्षा कम हो या अधिक हो, झारखंड में कृषि होती है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर दिया हुआ है झारखंड में कृषि की प्रमुख विशेषताएं। यह है कि यहाँ वर्षा आधारित खेती का प्रभुत्व है। मानसून अनियमित होने के कारण कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव देखा जाता है। राज्य में धान मुख्यतः खाद्यान्न फसल है जो खरीफ मौसम में उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त मक्का, गेहूं, दलहन, तिलहन और कुछ नकदी फसलें भी उगाई जाती है। पारंपरिक कृषि पद्धतियों का अधिक प्रयोग होने के कारण उत्पादकता अपेक्षाकृत कम होता है। झारखंड में सारा जो खेती होता है पारंपरिक विधि से होता है। मतलब हम लोग जो भी गाय बैल होते हैं यही सबसे खेती करते हैं, इस कारण से उत्पादकता भी कम मिलता है। आगे देखिए, सिंचाई की दृष्टि से झारखंड एक पिछड़ा राज्य माना जाता है। राज्य की भौगोलिक संरचना और नदियों की तीव्र ढाल वाले प्रवाह के कारण सिंचाई सुविधा का विकास सीमित रहा है। झारखंड में सिंचाई के प्रमुख प्रकारों में नहर सिंचाई, कुआं, ट्यूबवेल सिंचाई, तालाब और जलाशय सिंचाई शामिल है। आगे देखिए, नहर सिंचाई मुख्यतः दामोदर, स्वर्णरेखा और कोयल नदी घाटियों में विकसित हुई है, जहां बांधों और जलाशयों का निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुआं, ट्यूबवेल सिंचाई सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है क्योंकि भूजल स्तर कई स्थानों पर गहरा है। मतलब जो भूमि जल होता है बहुत जगहों में नहीं पाया जाता है, बहुत अंदर भी गढ़ा करिएगा तो भी पानी नहीं निकलेगा। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, तालाब और आहार पाइन प्रणाली झारखंड की एक पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज की प्रचलित है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, आज भी प्रचलित है। हाल के वर्षों में लघु सिंचाई परियोजना और जल संरक्षण योजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किए जा रहे हैं। आगे है, इस प्रकार झारखंड की कृषि मानसून पर निर्भर है, पारंपरिक और सीमित सिंचाई सुविधाओं वाली है। कृषि विकास के लिए सिंचाई विस्तार, आधुनिक तकनीक और जल प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, झारखंड के प्रमुख कृषि फसलों का विवरण दीजिए और इसका क्या महत्व है इसको बताइए। तो देखते हैं हम लोग झारखंड में कौन कौन सी कृषि फसल है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, झारखंड में कृषि उत्पादन मुख्यतः खाद्यान्न फसलों पर आधारित है। राज्य की जलवायु, मृदा और स्थलाकृति के अनुसार यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। वर्षा आधारित कृषि होने के कारण खरीफ फसलें अधिक महत्वपूर्ण है। आगे दिया हुआ है, धान झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण फसल है और राज्य के अधिकांश कृषि क्षेत्र में उगाई जाती है।
यहाँ मुख्यतः मानसून पर जो भी फसलें होती है सभी निर्भर होती है। जितने भी खरीफ फसल होते हैं सभी मानसून पर निर्भर होती है। धान की खेती रांची, हजारीबाग, गुमला, सिंहभूम, संथाल परगना क्षेत्रों में व्यापक रूप से की जाती है। धान राज्य की जो खाद्यान्न है ये सुरक्षा पर आधारित है। धान राज्य की खाद्य सुरक्षा का आधार है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। आगे है मक्का, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है जो विशेषकर पठारी और अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गेहूँ रबी मौसम की प्रमुख फसल है, हालांकि इसका क्षेत्रफल सीमित है। दलहन फसलों में अरहर, चना, उड़द महत्वपूर्ण रखता है, जो मृदा की उर्वरता बनाए रखने में भी सहायक होता है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है तिलहन फसलों में सरसों, तिल, मूंगफली शामिल है। ये फसलें नकदी फसलों के रूप में किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करती है। इसके अलावा झारखंड में कुछ स्थानों पर गन्ना, सब्जी और फल भी उगाए जाते हैं, तो इसको ध्यान आप लोगों को रखना है। आगे देखिए यहाँ पर झारखंड की फसलों का वितरण सिंचाई सुविधा, मृदा की गुणवत्ता और वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। कृषि उत्पादन राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। आगे देखिए इस प्रकार प्रमुख फसलें झारखंड की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका झारखंड के खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए। विशेष रूप से कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक एवं यूरेनियम के बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं हम लोग झारखंड में कौन कौन से खनिज है, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर झारखंड को भारत का खनिज भंडार कहा जाता है क्योंकि यहाँ देश के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों का विशाल भंडार पाया जाता है। राज्य की भूगर्भिक संरचना खनिजों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और यह झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है इसका आधार स्तंभ है। देखिए आप लोग यहाँ पर कोयला झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा कोयला क्षेत्र राज्य के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। झरिया कोयला क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जो लौह इस्पात उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट देखो आप लोग लौह अयस्क। लौह अयस्क झारखंड का दूसरा प्रमुख खनिज है। सिंहभूम क्षेत्र विशेष करके नोवामुड़ी और गुवा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यह खनिज टाटा स्टील और अन्य लौह इस्पात उद्योगों के लिए आधारशिला है। नेक्स्ट अब हमारा है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है, क्या बोलते हैं यार, बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है, रांची, लोहरदगा, गुमला जिलों में पाया जाता है। अभ्रक कोडरमा और गिरिडीह क्षेत्र में भी पाया जाता है और कभी झारखंड को अभ्रक की मतलब राजधानी कहा जाता था। अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है, तो कोडरमा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं यूरेनियम का भंडार जादूकोड़ा क्षेत्र में स्थित है, जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। यह खनिज राष्ट्रीय महत्व का है। आगे है खनिज संसाधनों ने झारखंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके साथ पर्यावरण और सामाजिक जो समस्या है यह भी उत्पन्न हुई है। इसलिए खनिज संसाधनों का सतत एवं संतुलित उपयोग अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट देखो आप लोग फोर्थ क्वेश्चन आपका बनेगा झारखंड के संसाधनों के विकास में कृषि एवं खनिज संसाधनों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। झारखंड में जो संसाधन है इसके विकास और जो कृषि है, ठीक है। फिर से आप लोग देखो झारखंड में संसाधनों के विकास में कृषि और जो खनिज संसाधन है इसकी क्या भूमिका, इसको बताना है। तो चलते हम लोग देखते हैं। झारखंड के विकास में कृषि और खनिज संसाधनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। कृषि राज्य की अधिकांश जनसंख्या को आजीविका प्रदान करती है, जबकि खनिज संसाधन औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आधारशिला है। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यह खाद्य सुरक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थिरता प्रदान करती है। हालांकि कृषि की उत्पादकता सीमित है, फिर भी यह राज्य के सामाजिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे यहाँ दिया हुआ है खनिज संसाधनों ने झारखंड को औद्योगिक राज्य के रूप में पहचान दिलाई है। लौह इस्पात, ऊर्जा और भारी उद्योगों का विकास खनिजों पर आधारित है। इससे रोजगार, शहरीकरण और बुनियादी ढांचों का विकास हुआ है। हालांकि संसाधनों के असंतुलित दोहन से पर्यावरण क्षरण, विस्थापन, सामाजिक असमानताएं भी बढ़ी है। इसलिए राज्य के समग्र विकास के लिए कृषि सुधार और खनिज संसाधनों का सतत प्रबंधन आवश्यक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका दिया हुआ है इस प्रकार कृषि और खनिज संसाधन मिलकर के झारखंड के आर्थिक और सामाजिक विकास में मतलब जो है इसके लिए आवश्यक है, इसके लिए एक धुरी है। थर्ड यूनिट से आप लोग प्रश्न देखो इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और रीजनल डेवलपमेंट, मतलब जो झारखंड में कौन कौन से उद्योग हैं, परिवहन क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ पर्यटन क्या है, इसके बारे में बताना है।
तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग, झारखंड में औद्योगिक विकास का विस्तृत विवेचना कीजिए। झारखंड में उद्योगों का विकास कैसे हुआ इसको बताना है। देखिए आप लोग यहाँ पर झारखंड में औद्योगिक विकास का विस्तृत विवेचना कीजिए। तो इसको हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य का औद्योगिक विकास मुख्यतः इसकी प्रचुर खनिज संसाधनों पर आधारित है। राज्य में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, यूरेनियम जैसे खनिजों की उपलब्धता ने भारी उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया है। झारखंड को भारत की औद्योगिक मानचित्र में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, विशेषकर लौह इस्पात और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड में औद्योगिक विकास की नींव ब्रिटिश काल में ही पड़ गई थी। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो अब टाटा के नाम से विख्यात है, ठीक है, इसकी स्थापना ने राज्य को औद्योगिक पहचान दिलाई। इसके अतिरिक्त बोकारो इस्पात संयंत्र, हिंडाल्को यूरेनियम उद्योग, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो रांची में है, और सीमेंट उद्योग राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इनको देख लेना है। आगे देखिए, राज्य में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का भी व्यापक विकास हुआ है। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत कई विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो झारखंड के साथ साथ पड़ोसी राज्यों को भी बिजली उपलब्ध कराने में मदद करता है। इससे औद्योगिक और शहरी विकास को भी गति मिली है। आगे देखिए, हालांकि औद्योगिक विकास के साथ कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण क्षरण, वनों की कटाई, जल प्रदूषण और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ी है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपका, इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में विस्थापन, सामाजिक असंतोष भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार झारखंड में औद्योगिक विकास की आवश्यकता तो है, लेकिन यह विकास सतत और समावेशी होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय लोगों की भागीदारी, सामाजिक न्याय के साथ औद्योगिक नीति अपनाना राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, झारखंड में परिवहन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सड़कों और रेलवे के विकास के लिए यहाँ पर कौन कौन से विकास के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, इस पर विशेष रूप से प्रकाश डालना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर, परिवहन व्यवस्था किसी भी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की रीढ़ है। झारखंड में परिवहन का विकास उसकी भौतिक संरचना और औद्योगिक आवश्यकताओं से जुड़ा है। पठारी भू आकृति के कारण परिवहन नेटवर्क का विकास अपेक्षाकृत कठिन रहा है, फिर भी राज्य में सड़कों और रेलवे का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। सड़क परिवहन झारखंड का प्रमुख परिवहन साधन है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों का जाल फैला हुआ है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग जैसे प्रमुख नगर सड़क मार्गों द्वारा जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क में इसमें सुधार हुआ है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। रेल परिवहन झारखंड के औद्योगिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य का रेल नेटवर्क मुख्यतः खनिज परिवहन के लिए विकसित हुआ है। धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर जैसे क्षेत्र में प्रमुख रेल जंक्शन है। कोयला और लौह अयस्क को विभिन्न औद्योगिक केंद्रों तक पहुंचाने में रेलवे जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखिए, हालांकि परिवहन व्यवस्था में कई चुनौतियां भी है। पहाड़ी और वन क्षेत्रों में सड़क और रेल विस्तार कठिन है। कुछ दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं अत्यंत अभी भी पर्याप्त हैं। कुछ क्षेत्रों में, जैसे दूरस्थ जो क्षेत्र हो गए हैं, आदिवासी क्षेत्र हो गए हैं, यहाँ पर परिवहन सुविधाएं अभी भी क्या है नहीं पहुंची हैं। आगे देखिए, इस प्रकार झारखंड में परिवहन व्यवस्था औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसके और अधिक विस्तार की आवश्यकता है। झारखंड में क्या है, जो परिवहन व्यवस्था है औद्योगिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, और भी इसकी अभी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत क्षेत्रों में अभी सड़क नहीं पहुंची है, बहुत घटिया किस्म की सड़क है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, झारखंड में पर्यटन एवं इको पर्यटन के विकास की संभावना की विश्लेषण कीजिए। झारखंड में पर्यटन एवं इको पर्यटन का क्या विकास है, इसको बताना है। तो चलते हम लोग देखते हैं। झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीवन, जलप्रपातों, सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध राज्य है, जिससे यहाँ पर्यटन और इको पर्यटन के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य को झरनों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अनेक सुंदर जलप्रपात भी पाए जाते हैं। आगे दिया हुआ है, झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में नेतरहाट, हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, रजरप्पा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पारसनाथ पहाड़ी शामिल है। ये स्थल प्राकृतिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। आगे आपका यहाँ पर दिया हुआ है,
इको पर्यटन झारखंड के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि यहाँ विस्तृत वन क्षेत्र है और जनजातीय संस्कृति मौजूद है। इको पर्यटन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए स्थानीय लोगों को उजागर बोलते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इससे जनजातीय समुदायों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। आगे है, हालांकि पर्यटन विकास में आधारभूत संरचना, परिवहन, आवास, प्रचार प्रसार की कमी एक बड़ी चुनौती है। यदि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के योजनाबद्ध तरीके से पर्यटन विकास करे तो यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। इस प्रकार झारखंड में पर्यटन और इको पर्यटन राज्य के सतत विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है या संसाधन बन सकता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है स्वर्णरेखा नदी बेसिन के विकास। फिर से आप लोग देखिए, स्वर्णरेखा नदी बेसिन के क्षेत्रीय विकास का अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। स्वर्णरेखा नदी क्या है, इसका किस प्रकार से विकास हुआ है या हो सकता है, इसको बताना है। चलते हम लोग देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी बेसिन झारखंड के क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकल करके झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका बेसिन औद्योगिक, कृषि और नगरीय विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, स्वर्णरेखा बेसिन में जमशेदपुर जैसे प्रमुख औद्योगिक नगर स्थित है, जहां टाटा स्टील जैसे बड़ी उद्योग स्थापित है। नदी बेसिन ने जल आपूर्ति, औद्योगिक जल उपयोग और शहरी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट देखो, हालांकि औद्योगिक अपशिष्टों और घरेलू गंदगी के कारण नदी प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त असमान विकास, ग्रामीण शहरी अंतर और पर्यावरण क्षरण जैसी समस्या भी देखने को मिलती रहती है। आगे देखिए आप लोग, आगे क्षेत्रीय विकास के लिए नदी बेसिन आधारित योजना आवश्यक है, जिसमें जल प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आगे है, इस प्रकार स्वर्णरेखा नदी बेसिन का संतुलित और सतत विकास झारखंड के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो यह आपका था पेपर 10। अब हम लोग क्या करेंगे, पेपर 11 को कवर करेंगे। चलते हैं हम लोग पेपर 11 की ओर। सेमेस्टर 5 पेपर 11 में आप लोगों को पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, राजनीतिक भूगोल पढ़ना है। तो चलते हम लोग इसको देखते हैं। कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 पेपर 11 पॉलिटिकल ज्योग्राफी। यहाँ देखिए, आपका यहाँ पर 4 यूनिट दिया हुआ है, कौन कौन से पढ़ना है। पहला इंट्रोडक्शन पढ़ना, जैसे राजनीतिक भूगोल क्या होता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या होता है, साथ ही साथ इलेक्टोरल ज्योग्राफी क्या होता है, मतलब एक प्रकार से जो इलेक्शन वाला होता है, इसको देखना है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो एक प्रकार से पॉलिटिकल ज्योग्राफी होता है, इसके रिसोर्सेज कौन से हैं, इसको देखना है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक प्रकार से जो मतलब इशू क्या होते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स में, इसको देखना है यहाँ पर भूगोल में। तो चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यूनिट 1 में आप लोगों को इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग देखते जाइएगा किस तरह से प्रश्न बनेगा। फर्स्ट प्रश्न हमारा बनेगा, राजनीतिक भूगोल की अवधारणा एवं प्रकृति तथा विषय क्षेत्र की विवेचना करें। राजनीतिक भूगोल की अवधारणा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, इसको बताना है। तो चलते हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, राजनीतिक भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो राजनीतिक और भूगोल के आपसी संबंधों का अध्ययन कराती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना होता है कि भौगोलिक कारक जैसे स्थलाकृति, संसाधन, सीमाएं, जनसंख्या और स्थान राजनीतिक संगठन, शक्ति संरचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। राजनीतिक भूगोल राज्य राष्ट्र सीमाओं, निर्वाचन, संसाधन, संघर्ष और शक्ति संतुलन जैसे विषयों का विश्लेषण करती है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको केवल पढ़ करके सुना दे रहा हूँ। इसका PDF आप लोगों को ऐप में मिल जाएगा, ज्ञान सागर ऐप में मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप लोग इसको भी देख सकते हैं, मजबूरी है तो। आगे देखिए, यहाँ पर आगे है, राजनीतिक भूगोल की प्रकृति बहुयामी और अंतर विषयी है। यह न केवल भौतिक भूगोल से जुड़ा हुआ है, बल्कि इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र इससे भी संबंधित है। चलते आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिया हुआ है आपका, राजनीतिक भूगोल यह मानता है कि राजनीति किसी भी रिक्त स्थान में नहीं होती है, बल्कि वह विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में होती है। उदाहरण के लिए पर्वतीय सीमाएं, समुद्री तट, नदी घाटियां और संसाधन समृद्ध क्षेत्र राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं। राजनीतिक भूगोल की क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें राज्य की उत्पत्ति, विकास, सीमाओं का निर्धारण, क्षेत्रीय संगठन, निर्वाचन भूगोल, संसाधन संघर्ष, भू राजनीतिक सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन शामिल है। आधुनिक राजनीतिक भूगोल में वैश्वीकरण, पर्यावरण, राजनीतिक पहचान,
और पहचान की राजनीतिक क्षेत्रीय असमानताओं, इन सभी पर ध्यान दिया जाता है। इसको देख लीजिए। आगे देखते हैं। राजनीतिक भूगोल का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि आज विश्व में सीमाओं को लेकर के संघर्ष, संसाधनों पर विवाद, सत्ता की जो राजनीतिक तीव्र हो गई है। आगे देखिए, जल, खनिज और ऊर्जा संसाधन पर नियंत्रण वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गया है। नेक्स्ट है, इस प्रकार राजनीतिक भूगोल राजनीति को स्थानिक दृष्टिकोण समझने का एक वैज्ञानिक माध्यम है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है। आगे आप लोग देखते जाइएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका बनेगा क्वेश्चन, राष्ट्र एवं राज्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा दोनों में अंतर बताइए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्र और राज्य क्या होता है। जैसे पहला आपका बनेगा आंसर में, राष्ट्र और राज्य राजनीतिक भूगोल की दो मूलभूत धारणाएं हैं जिन्हें अक्सर एक दूसरे के समान समझ लिया जाता है, जबकि दोनों में मौलिक अंतर है। राष्ट्र मुख्यतः एक सांस्कृतिक और भावनात्मक अवधारणा है, जबकि राज्य एक राजनीतिक और कानूनी संस्थान है। आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्र उन लोगों के समूह को कहा जाता है जो साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा, परंपरा, भावनात्मक एकता से जुड़े होते हैं। राष्ट्र का आधार भौगोलिक सीमाओं से अधिक लोगों की सामूहिक चेतना होती है। उदाहरण के लिए कुर्द एक राष्ट्र है लेकिन उनका कोई स्वतंत्र राज्य नहीं है। इसके विपरीत राज्य एक संगठित राजनीतिक इकाई है जिसके पास निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुत्व होती है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, राज्य का अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। भारत, फ्रांस, जापान राज्य के उदाहरण है। आगे हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्र और राज्य के बीच मुख्य अंतर यह है कि राष्ट्र सांस्कृतिक पहचान पर आधारित होता है जबकि राज्य राजनीतिक शक्ति और शासन व्यवस्था पर। आगे देखिए, एक राज्य में अनेक राष्ट्र हो सकते हैं, जैसे भारत के विभिन्न भाषाई सांस्कृतिक समूह। वहीं जो एक राष्ट्र होता है कई राज्यों में विभाजित हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। राजनीतिक भूगोल में राष्ट्र और राज्य की अवधारणा का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, राष्ट्रवादी आंदोलन और राज्य की सीमाओं से जुड़े होते हैं। इस प्रकार राष्ट्र और राज्य अलग अलग अवधारणाएं हैं, किंतु आधुनिक विश्व में दोनों का आपस में संबंध अत्यंत गहरा है। आगे देखते हैं हम लोग। राज्य के गुण क्या है। राज्य के गुण क्या है, इसके क्षेत्र, सीमा, संप्रभुता और जनसंख्या के संदर्भ में इसकी विवेचना करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर, राज्य एक राजनीतिक संगठन है। इसके अस्तित्व के लिए कुछ अनिवार्य गुणों का होना आवश्यक है। राजनीतिक भूगोल में राज्य के प्रमुख गुणों में जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता शामिल किया जाता है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर, जनसंख्या राज्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बिना जनसंख्या के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। जनसंख्या राज्य की शक्ति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता प्रभावित करती है। आगे देखते हैं हम लोग। क्षेत्र क्या होता है, इसको देखिए। क्षेत्र वह निश्चित भूभाग होता है जिस पर राज्य का अधिकार होता है। इसमें स्थल, जल, वायु क्षेत्र शामिल होते हैं। क्षेत्र की स्थिति, आकार, संसाधन राज्य की राजनीतिक शक्ति इन सभी पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट है आपका सीमाएं। राज्य के क्षेत्र को परिभाषित करती है। सीमाएं राज्य के क्षेत्र जो होता है इसको परिभाषित करता है। सीमाएं प्राकृतिक जैसे नदी, पर्वत या कृत्रिम हो सकती है। अस्पष्ट सीमाएं राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट आपका है संप्रभुता। राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, मतलब जो संप्रभुता है राज्य का एक महत्वपूर्ण गुण है। इसका अर्थ है कि राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता रखता है। ठीक है, तो इन सभी को आप लोगों को समझते जाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूनिट 2 से आप लोग प्रश्न देखो, इलेक्टोरल जियोग्राफी। इलेक्टोरल जियोग्राफी क्या होता है, मतलब निर्वाचन भूगोल क्या होता है, इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग देखते जाइएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, निर्वाचन भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति और महत्व को मतलब विवेचना करें, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। देखते हैं हम लोग निर्वाचन भूगोल क्या होता है। निर्वाचन भूगोल राजनीतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण उपशाखा है जिसका संबंध उपचुनावों और मतदान व्यवहार। फिर से आप लोग यहाँ पर समझिएगा, निर्वाचन भूगोल राजनीतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण उपशाखा है जिसका संबंध चुनावों और मतदान व्यवहार के भौगोलिक विश्लेषण से है। आगे देखिए, यह अध्ययन करता है कि भौगोलिक कारक जैसे क्षेत्र, स्थान, सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विशेषताएं, राजनीतिक वितरण, निर्वाचन प्रक्रियाएं और राजनीतिक परिणामों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। निर्वाचन भूगोल यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक केवल वैचारिक या संस्थागत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उसका एक मजबूत स्थानिक आधार भी होता है।
आगे देखते हैं हम लोग, निर्वाचन भूगोल की प्रकृति बहुआयामी है। इसमें राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल तीनों का समन्वय दिखाई देता है। यह मतदान के क्षेत्रीय पैटर्न, निर्वाचन क्षेत्रों की संरचना, प्रतिनिधित्व की भौगोलिक असमानताओं और राजनीतिक दलों के समर्थन आधार का अध्ययन करता है। ग्रामीण शहरी विभाजन, जातीय धार्मिक संरचना और आर्थिक असमानताओं निर्वाचन भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं हम लोग, निर्वाचन भूगोल का महत्व लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह बताता है कि किसी विशेष क्षेत्र में एक राजनीतिक दल को समर्थन क्यों मिलता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही दल असफल रहता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं निर्णायक भूमिका निभाती है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, आधुनिक समय में निर्वाचन भूगोल का महत्वपूर्ण और बढ़ गया है, क्योंकि चुनाव केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक हितों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया है। निर्वाचन भूगोल नीति निर्माताओं और राजनीतिक दलों को यह समझने में सहायता करता है कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं कैसे बनाई जाए। आगे है, इस प्रकार निर्वाचन भूगोल लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को स्थानिक दृष्टिकोण से समझने का एक प्रभावी माध्यम है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे आपका है मतदान का भूगोल क्या है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतदान का भूगोल क्या है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, मतदान का भूगोल उस अध्ययन को कहा जाता है जिसमें यह विश्लेषण किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में मतदान किस प्रकार और किन कारणों से मतदान करते हैं। यह अवधारणा इस बात पर बल देती है कि मतदान व्यवहार केवल व्यक्तिगत विचारों का परिणाम नहीं होता है, बल्कि वह स्थानिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में भी गहराई से प्रभावित होता है। भौगोलिक कारकों से सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वह क्षेत्रीय स्थिति होता है। पर्वतीय, पठारी, तटीय, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं और समस्याएं भिन्न होती है, जिसका प्रभाव उसके मतदान निर्णयों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल और कृषि से जुड़े मुद्दे निर्णायक होते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग, ग्रामीण शहरी में अंतर मतदान व्यवहार को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरा, स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक संबंधों का प्रभाव अधिक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, मीडिया और आर्थिक मुद्दे अधिक प्रभावी होते हैं। आगे देखिए, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना जैसे जाति, धर्म, भाषा में भी क्या होता है, मतदान भूगोल में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कई क्षेत्रों में जातीय, सामुदायिक आधार पर मतदान पैटर्न विकसित होते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति। विकास स्तर पर भी जो आर्थिक स्थिति होता है, इसके विकास स्तर पर भी मतदान का व्यवहार प्रभावित होता है। अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में विकास और कल्याण योजनाएं प्रमुख मुद्दे बनती है, जबकि क्षेत्रों में भी क्या होता है, जबकि विकसित क्षेत्रों में भी शासन की गुणवत्ता और नीतियां महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार मतदान का भूगोल यह दर्शाता है कि राजनीतिक निर्णय स्थानिक वास्तविकताओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को क्या कर लेना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसका पीडीएफ आप लोगों को ऐप में मिल जाएगा। तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, मात्र 60 रुपया लगेगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।